हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग सेशंस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलेटेड टू पार्टनरशिप फर्म्स एंड साथ में हम बात करेंगे कंपनीज एक्ट के बारे में। दोनों ही टॉपिक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज अ थर्ड पार्ट फॉर दीज टू चैप्टर्स एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट पार्ट एंड फर्दर उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर्स को कवर करेंगे। एंड अगर आपने पिछले दो वीडियोस को गो थ्रू नहीं किया, मेक श्योर कि आप चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें एंड मेक श्योर कि आप वीडियोस को जरूर गो थ्रू कर लें। अगर आप चाहते हैं कि आपको सभी वीडियोस का पीडीएफ फाइल भी मिल जाए और साथ में सारा कंटेंट मिल जाए, तो आपको सिंपली डाउनलोड कर लेनी है हमारी एप्लीकेशन, जो कि अवेलेबल है टॉप लेफ्ट कॉर्नर के लिंक के ऊपर, दैट इज iibf.info/app के ऊपर। वहां पर जाकर के आप हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन एंड एज वेल एज iOS एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। iOS के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन कोड है वो है GEGKT। मेक श्योर कि वो कोड आप सही से एंटर करें, GEGKT। चलिए आज का सेशन करते हैं स्टार्ट। एंड इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि कंप्लीट पीडीएफ आपको मिलने वाली है फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी एप्लीकेशन में। जल्दी से जाइएगा, आप विजिट कर लीजिए एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। राइट, चलिए आज का सेशन हम करते हैं स्टार्ट एंड इट्स स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 27। इट सेज अ ग्रुप ऑफ individuals a group of individuals form a company where the liability of each member is limited to a specific amount that they promise to contribute in the event of the company being wound up। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है जो कि कंपनी को फॉर्म करते हैं। लाइबिलिटी जो रहेगी हर एक मेंबर की वो लिमिटेड रहेगी उस स्पेसिफिक अमाउंट तक के लिए जो वो प्रॉमिस करते हैं कि वो कंट्रीब्यूट करेंगे इन केस अगर कंपनी वाउंड अप हो जाती है तो। एंड दिस कंपनी इज नॉट इंटेंडेड टू मेक प्रॉफिट्स, यानी कि प्रॉफिट्स नहीं बनाने हैं, इसने चैरिटेबल ऑब्जेक्ट है इसका। व्हाट इज द प्रिसाइज क्लासिफिकेशन ऑफ दिस कंपनी बेस्ड ऑन लाइबिलिटी? तो इसको क्या कहा जाएगा? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स कहा जाएगा, कंपनी विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी कहा जाएगा, स्टैट्यूटरी कंपनी कहा जाएगा, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी कहा जाएगा। नाउ इफ वी लुक एट द ऑप्शन ए, दैट्स रिलेटेड विद द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। राइट, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होती है कि मेंबर्स के पास होते हैं शेयर्स, राइट, एंड उनकी लाइबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड होती है टू द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स दैट दे हैव परचेज्ड। अब इस केस में स्पेसिफिकली जो लाइबिलिटी है वो गारंटी के ऊपर बेस्ड है, वो शेयर्ड वैल्यू के ऊपर बेस्ड नहीं है। सो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। राइट, ऑप्शन बी इट सेज रिलेटेड टू कंपनी विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ये वैसे ना इन जनरल चीज जो होती है वो होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो सकती है कंपनीज के केस में भी, बट इन जनरल पीपल डू मूव फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म्स ड्यू टू दिस पर्टिकुलर रीजन ओनली। क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के केस में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है मेंबर्स की, जो इसके पार्टनर्स होते हैं उनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है कि उनका पर्सनल एस्टेट भी लायबल रहेगा, मेंबर की पर्सनल लाइबिलिटी भी बनेगी, बट दैट इज नॉट द केस, यहाँ पर लिमिटेड है। ऑप्शन सी के सेज स्टैट्यूटरी कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी बेसिकली इनकॉर्पोरेशन के ऊपर डिफाइंड है, यानी कि अगर कोई स्पेशल लेजिस्लेचर में डिफाइंड है तो उसको हम स्टैट्यूटरी कंपनी कहते हैं। ये लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स के बेस पे डिफाइंड नहीं होती है। ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन ए डी ओवर हियर, दैट कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एक ऐसी कंपनी होती है जहां पर मेंबर की लाइबिलिटी फिक्स होती है टू अ सर्टेन अमाउंट, जो गारंटी किया जाता है उनके द्वारा। अब इस केस में पर्टिकुलरली ऐसा ही है कि इन केस ये जो लाइबिलिटी इन्वोक होगी वो इन्वोक होगी इन केस अगर वाइंड अप होती है, और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के केस में भी ऐसा ही होता है। एंड स्ट्रक्चर जो होता है ये नॉन प्रॉफिट या फिर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ऐसा स्ट्रक्चर कॉमन होता है। मेंबर की जो लाइबिलिटी होती है उसे गारंटीड अमाउंट के साथ जोड़ दिया जाता है, उसे वैल्यू ऑफ शेयर्स के साथ नहीं जोड़ा जाता। तो आंसर यहाँ पर जो रहने वाला है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी। चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर। राइट, सो क्वेश्चन नंबर 28 इट सेज अ पार्टनर इन अ लॉ फर्म विदाउट ऑथराइजेशन फ्रॉम हिज पार्टनर्स सबमिट्स एन ऑनगोइंग क्लाइंट डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन। राइट, तो ऑनगोइंग जो एक क्लाइंट था, डिस्प्यूट था, उसको आर्बिट्रेशन के लिए भेज देता है बिना कंसेंट लिए, बाकी पार्टनर से ऑथराइजेशन नहीं लिए। आर्बिट्रेटर्स डिसीजन इज अनफेवरेबल टू द फर्म रिजल्टिंग इन अ फाइनेंशियल लायबिलिटी। अब उसके ऊपर पड़ गया चक्कर, फाइनेंशियल लायबिलिटी पड़ गई है। इज द फर्म लीगली बाउंड बाय दिस आर्बिट्रेशन डिसीजन? तो क्या फर्म इसके कारण से बेसिकली अब लायबल रहेगी इस पर्टिकुलर चीज के लिए? यस, पार्टनर वाज एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ द फर्म एंड हिज एक्शंस इन अ क्लाइंट डिस्प्यूट आर पार्ट ऑफ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। कि उन्हें ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस माना जाएगा। देखो, पार्टनर जो होता है वो डेफिनेटली एजेंट होता है फर्म का। पार्टनर इज डेफिनेटली द एजेंट ऑफ द फर्म, बट दिस इज नॉट द केस ओवर हियर। ऐसी चीज यहाँ पर नहीं रहने वाली है। अब
कानून जो है वो कर्टल करता है इम्प्लाइड अथॉरिटी को, लाइक सिग्निफिकेंट मैटर्स के केस में, जिसमें अगर आप कोई डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन के लिए जमा कर रहे हो, या कोई लेट से आप प्रॉपर्टी परचेज करते हो फर्म के लिए, अगर प्रॉपर्टी परचेज करना काम नहीं है, जनरल बिजनेस नहीं है, तो ऐसे जो बिजनेस होते हैं उनको कंसिडरेबल पार्ट कंसिडर किया जाता है, ऑर्डिनरी कोर्स का पार्ट नहीं कंसिडर किया जाता, एंड यूनिलेटरी सिंगल पार्टनर इस चीज को डिसाइड नहीं कर सकता। तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी, इट सेज yes, but the firm can sue the partner to indemnify it for the loss caused by the unauthorized action। कि सिंस जो फर्म है वो बाउंड ही नहीं है, क्योंकि अनऑथराइज्ड एक्ट है, राइट, तो उसकी वजह से फर्म लॉस उठाएगी नहीं, ना ही उसे किसी को इंडेमनीफाई करने की जरूरत है। आर्बिट्रेशन का जो अवार्ड है वो वैलिड लायबिलिटी नहीं है फर्म के लिए। ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन सी, इट सेज no, the firm is not bound because the partner's implied authority does not extend submitting a firm's dispute to the arbitration। तो वो उसके किधर में है ही नहीं है, ठीक है। देखो, कई एक्शंस होते हैं जो पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटी में होते हैं, लेकिन कई एक्शंस उसको इम्पावर नहीं करते हैं, इनकी इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं होती है। अब कोई डिस्प्यूट को आपने सबमिट करना है रिलेटेड टू द बिजनेस, आपने आर्बिट्रेशन के लिए भेजना है, तो पार्टनर ने आउटसाइड द अथॉरिटी एक्ट किया है, तो फर्म बाउंड ही नहीं है उस एक्शन से, एंड कोई रिजल्टिंग डिसीजन भी उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। सो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। राइट, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 29। A company registers its memorandum of association which includes a capital clause। तो कंपनी जो है वो रजिस्टर करती है अपने एमओए को, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को, जिसमें कैपिटल क्लोज है, जिसमें कहा गया ऑथराइज कैपिटल जो है वो 5 लाख शेयर्स की है, वैल्यू होगी $10 ईच। दिस क्लोज इज a fundamental component of the company's constitution। What is the primary purpose and limitation defined by this specific clause? तो इस स्पेसिफिक क्लोज की प्राइमरी जो पर्पस है, लिमिटेशन है, वो क्या रहता है उसके बारे में हमने बताना है। कैपिटल क्लोज यहां पर बता रही है कि ऑथराइज शेयर कैपिटल इतना है, यानी कि मैक्सिमम कैपिटल जो रेज की जा सकती है कंपनी के द्वारा, उसके बारे में बताया गया है। तो ऑथराइज कैपिटल किसकी इक्वल होगी? 5 लाख तो शेयर्स हो गए, राइट, तो 5 लाख मल्टीप्लाई बाय $10 ईच, सो ये हो गया 50 मिलियन, राइट। तो 50 मिलियन यूएसडी मैक्सिमम ऑथराइज्ड कैपिटल है जो कि उठाई जा सकती है। अब ये बेसिकली बताता है हमें कि मैक्सिमम अमाउंट क्या रहेगा शेयर कैपिटल का, जो कंपनी को परमिट किया गया कि वो इशू कर सकती है टू द शेयर होल्डर्स। यानी कि आउटर लिमिट लगाई गई है फंड रेजिंग को लेकर के। ये इंश्योर करती है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, रेगुलेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, उनको पता होगा कि फाइनेंशियल स्कोप क्या है कंपनी का, जिसके बीच बीच में ये कंपनी ऑपरेशंस अपने करेगी। एंड लिमिटेशन क्या है, कंपनी जो है वो बेसिकली इस ऑथराइज्ड कैपिटल से पीछे जा करके, हट करके अपने शेयर्स को इशू नहीं कर सकती विदाउट ऑल्टरिंग द कैपिटल क्लोज। उसके लिए आपको अप्रूवल चाहिए होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन होता है, आपको बेसिकली अप्रूवल चाहिए आरओसी का, कंपिटेंट अथॉरिटी का, एज पर द लॉ। तो ये एक लीगल सीलिंग है कंपनी की पावर्स के ऊपर कि वो कितना पैसा उठा सकती है, राइट। अभी ऑप्शंस को गो थ्रू करते हैं तो ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी आपको इस चीज से रिलेटेड। सो ऑप्शन सेज इट स्पेसिफाई द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ द कैपिटल दैट द कंपनी मस्ट इशू to the public within the first year of incorporation। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। It sets the maximum amount of the share capital the company is legally permitted to raise, also known as the nominal or registered capital। Absolutely true, right। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसका जो कैपिटल क्लोज रहता है वो बेसिकली आपको अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में बताता है, ऑथराइज जो है बेसिकली रेज करने के लिए। एंड अमाउंट जो होता है, ऑथराइज कैपिटल जो होता है, वो मैक्सिमम अमाउंट होता है जो कंपनी रेज कर सकती है। इसको नॉमिनल या फिर रजिस्टर्ड कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। सो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। नाउ आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू द क्वेश्चन नंबर 30। अ रिटायरिंग पार्टनर लीव्स अ फर्म। एक रिटायरिंग पार्टनर है, वो फर्म को लीव कर देते हैं, एंड अ पब्लिक नोटिस ऑफ रिटायरमेंट इज ड्यूली गिवन, राइट। तो रिटायरिंग पार्टनर ने लीव कर दिया फर्म को, एंड पब्लिक नोटिस दे दिया रिटायरमेंट का, ठीक है, वो दे दिया गया है, पब्लिक नोटिस भी दे दिया हुआ है। A long standing customer who has dealt with the firm for years but has not seen the public notice extends a new line of credit to the firm। अब वो जो पुराना एक कस्टमर था वो एक लाइन ऑफ क्रेडिट देता है फर्म को, क्योंकि उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया, बिलीविंग कि रिटायर्ड पार्टनर अभी भी एसोसिएटेड है उसके साथ। अगर फर्म डिफॉल्ट करती है तो क्या रिटायर्ड पार्टनर यहां पर लायबल होगा? Yes, because the customer was a regular and was not given personal notice of the retirement। देखो, ऐसा कोई क्लोज नहीं है।
जब पब्लिक नोटिस दे दिया, देखो इंडिविजुअल नोटिस जो होता है रेगुलर कस्टमर को देना, वो बेसिकली दे सकते हो, राइट? वो दे सकते हो ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। लेकिन लीगल रिक्वायरमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये रहती है कि आपने पब्लिक नोटिस देना होता है, यानी कि जब डिसोल्यूशन हो गया उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको पब्लिक नोटिस देना, दैट्स इट। उसके बाद ये स्पेसिफिक कोई चीज नहीं है कि आपको पर्सनल नोटिस देना पड़ेगा। सो दिस इज नॉट अ लीगल रिक्वायरमेंट। ऑप्शन बी सेज नो, द रिटायर्ड पार्टनर इज डिस्चार्ज्ड from all future liability as soon as the public notice is given. Absolutely true, right? रिटायरिंग पार्टनर जो होता है वो तब तक लायबल रहता है जब तक पब्लिक नोटिस नहीं दिया गया रिलेटेड टू रिटायरमेंट। एक बार अगर पब्लिक नोटिस दे दिया तो उस इवेंट को लीगली रिकॉग्नाइज्ड इवेंट मान लिया जाएगा कि पर्सन रिटायर हो गया है, एंड उसकी लाइबिलिटी जो है फ्यूचर एक्ट्स के लिए वो नहीं रहेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थर्ड पार्टीज की है कि वो ऐसे पब्लिक नोटिस को लेकर के अवेयर रहे। सो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट? नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 31। अ कंपनी ऑफर्स शेयर्स टू पब्लिक थ्रू अ प्रोस्पेक्टस। कंपनी ऑफर करती है शेयर्स पब्लिक को प्रोस्पेक्टस के थ्रू। एन इन्वेस्टर सब्सक्राइब्स टू शेयर्स बेस्ड ऑन स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस दैट टर्न्स आउट टू बी अनट्रू। यानी कि एक इन्वेस्टर सब्सक्राइब कर लेता है शेयर्स को एक स्टेटमेंट को देख करके प्रोस्पेक्टस में जो कि सही नहीं थी। What is the extent of the remedy available to the investor against the promoters who were responsible for the prospectus? तो क्या रेमेडी अवेलेबल है उसके बारे में बताना है। The investor's only remedy is against the company which involves rescinding the contract and getting a refund. देखो ये कोई वो नहीं है, ये बेसिकली हाफ ऑफ द स्टोरी है। रेमेडी टू फोल्ड रहेगी। एक्शन जो है वो प्रमोटर्स के अगेंस्ट डायरेक्टली लिया जा सकता है इन एडिशन टू द कंपनी, यानी कि आप कंपनी के अगेंस्ट तो एक्शन ले ही सकते हो, लेकिन साथ साथ आप जो प्रमोटर्स रहे हैं जिन्होंने बेसिकली प्रोस्पेक्टस में छाप दिया गलत इंफॉर्मेशन को, उनके अगेंस्ट भी एक्शन ले सकते हो। तो ये हाफ ट्रू स्टोरी है। This is half true story and not the complete story. Option B, it says the investor can sue the promoters for damages, but this is only a civil liability की, ये सिर्फ और सिर्फ सिविल लाइबिलिटी है। तो क्या ये सिर्फ और एक सिर्फ सिविल लाइबिलिटी रहेगी? देखो लाइबिलिटी जो है वो सिविल एक्शन के लिए सिर्फ लिमिटेड नहीं है, एक्सप्लिसिटली ये चीज इंक्लूड की जाती है कि क्रिमिनल लाइबिलिटी भी पॉसिबल हो सकती है, जिसमें पेनल्टीज भी लग सकती हैं और इवन इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है फॉर फ्रॉडलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज नॉट ट्रू। Option C, it says the investor has a remedy against the promoters and their liability can be both civil and criminal. यानी कि प्रमोटर्स को लेकर के भी लाइबिलिटी रहती है, कंपनी को लेकर के तो रहेगी रहेगी। ठीक है, तो टू फोल्ड रेमेडी है रिलेटेड टू इन्वेस्टर्स, रिलेटेड टू द प्रमोटर्स एज वेल एज फॉर द कंपनी, एंड इट विल बी फॉर टू फोल्ड, यानी कि डैमेजेस भी हो सकती है एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी हो सकती है। ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू द क्वेश्चन नंबर 32nd। A partnership firm consisting of three partners is dissolved by a mutual agreement. There are outstanding debts to be paid. One partner had contributed significantly more capital than the others. After selling all the firm assets, there is still a shortfall to pay the external liabilities. How much must the partners contribute to this loss? तो वो पार्टनर्स किस तरह से इस लॉस को लेकर के कंट्रीब्यूट करेंगे। पार्टनरशिप फर्म जिसमें तीन पार्टनर्स हैं, म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ बंद करना चाहते हैं फर्म को, आउटस्टैंडिंग डेब्ट जो है उनको पे किया जाना है। अभी एक पार्टनर ने जो कैपिटल दी थी वो दूसरों से ज्यादा दी थी। ठीक है, और जब फर्म के सभी एसेट बेच भी दिए फिर भी एक कमी है वहां पर कि एक्सटर्नल लायबिलिटीज को उतारना है, तो किस तरह से कंट्रीब्यूट करेंगे उसके बारे में वी नीड टू आंसर, राइट? Option A, it says that partners must contribute to the loss in the ratio of their capital contribution, यानी कि जिस तरह से कैपिटल कंट्रीब्यूशन थी उस हिसाब से वो आपस में निपटा देंगे उस चीज को। तो एक कॉमन मिसकंसेप्शन है, जो लॉस शेयरिंग होती है वो ऑटोमेटिकली लिंक्ड नहीं होती है कैपिटल रेशियो के साथ, दैट इज बाय डिफॉल्ट इक्वालिटी। वो इक्वालिटी के ऊपर बेस्ड होती है अगर कोई स्पेशल क्लोज नहीं है अग्रीमेंट में, राइट? तो ऑप्शन ए तो करेक्ट नहीं है। The partner who was, option B, it says the partner who was managing the business is primarily responsible for the shortfall. This is not the case. All partners must contribute equally to the loss unless their agreement specifies otherwise. Absolutely correct. अगर आपके agreement में नहीं है तो आप सभी equal पैसे पे करेंगे, right? Now after that it's the batch number 3 we have started with, and question number 33.
A public company issues a document to its existing shareholders offering them the right to purchase additional shares in proportion to their current holdings. This document is not circulated to the general public, right? Does this document legally constitute a prospectus? And is the company required to follow the full registration requirements for the prospectus? तो क्या ये prospectus है? राइट इशू होता है जहां पर आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक अधिकार देते हो बट नॉट एन ऑब्लिगेशन कि अगर वो चाहे तो जो प्रपोर्शन शेयर्स उनके पास है उसके अकॉर्डिंग वो शेयर्स खरीद सकते हैं। लेट से एयरटेल भारती ने पीछे से एक राइट इशू दिया था 2-3 साल पहले, तो उन्होंने बोला कि हर 10 शेयर के बदले में आप एक शेयर परचेज कर सकते हो। मान लो किसी पर्सन के पास 700 शेयर थे एयरटेल के, तो वो 70 शेयर्स और परचेज कर सकता है, दैट इज द केस। लेकिन उसके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है कि उसको परचेज करने ही करने हैं। तो ऑप्शन ए कहता है यस इट इज अ प्रोस्पेक्टस बिकॉज इट इज एन इन्विटेशन टू सब्सक्राइब द सिक्योरिटीज एंड इट मस्ट बी रजिस्टर्ड। तो ऑप्शन ए यहां पर गलत है, बिकॉज ये एक ऑफर है सिक्योरिटीज को लेकर के, लिमिटेड सर्कुलेशन की जा रही है एग्जिस्टिंग मेंबर्स को, स्पेसिफिक एंड एक स्पेसिफिक एग्जाम्पशन देता है ये चीज फ्रॉम अ प्रोस्पेक्टस पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। ऑप्शन बी, no, the issuance of prospectus is not required when the shares are offered only to the existing shareholders. Absolutely correct, right? जब मान लो शेयर्स सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर किए जा रहे हैं या फिर डिबेंचर होल्डर्स को ऑफर किए जा रहे हैं, तो इसको राइट इश्यू कहते हैं। एंड यहाँ पर एग्जाम्पशन मिल जाती है कि आपको फॉर्मल प्रोस्पेक्टस की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 34। A partnership firm is constituted for a fixed period of 7 years. At the end of 7 years, the partners continue to carry on the business without creating a new agreement. In the eighth year, a dispute arises and one partner wishes to dissolve the firm. What is the legal status of the partnership in the eighth year and how it can be dissolved? The partnership is illegal as it is operating without a valid agreement. तो देखो, अगर आप बिजनेस को कंटिन्यू कर लेते हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि पार्टनरशिप जो है वो आपकी इलीगल हो जाएगी। कानून इस चीज को रिकॉग्नाइज करता है एंड सिंपली बेसिकली चेंज कर देता है पार्टनरशिप की टाइप को टू द पार्टनरशिप एट विल, राइट? तो ऐसा नहीं है कि इलीगल हो गया, तो ऑप्शन ए तो हो गया गलत। ऑप्शन बी इट सेज द पार्टनरशिप बिकम्स अ पार्टनरशिप एट विल and it can be dissolved by any partner giving a notice in writing to the others. Absolutely correct. ये डायरेक्ट एप्लीकेशन है रिलेटेड टू द प्रिंसिपल्स ऑफ द पार्टनरशिप लॉ। जब एक पार्टनरशिप जो थी फिक्स टर्म के लिए थी एंड वो कंटिन्यू करती है इवन आफ्टर द टर्म एक्सपायर्स, तो वो पार्टनरशिप एट विल में कन्वर्ट हो जाएगी बाय इम्प्लीकेशन एंड कंसिक्वेंटली वो उसे रिजॉल्व किया उसे डिसॉल्व किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द रूल्स। जैसे पार्टनरशिप एट विल को आप डिसॉल्व कर सकते थे, यानी कि कोई भी पार्टनर नोटिस दे सकता है कि उनकी इंटेंशन है कि वो डिसॉल्व करना चाहते हैं, फर्म को उस तरह से डिसॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो आंसर जो रहेगा दैट इज अगेन गोइंग टू बी ऑप्शन बी इन दिस सिनेरियो। क्वेश्चन नंबर 35। Question number 35. It says a joint stock company is often described as having perpetual succession. An airline company is having 5 lakh shareholders. Due to a catastrophic and unforeseen event, a significant number of its shareholders, including several directors, die. How does the principle of perpetual succession apply in this extreme scenario? किस तरह से apply होगा? The company must be dissolved as a loss of significant portion of its owners make it continuation untenable, right? तो ये चीज टोटली यहाँ पर गलत है, ये कॉन्ट्राडिक्ट करती है विद द कंसेप्ट ऑफ परपेचुअल सक्सेशन, जो कहता है कि कंपनी जो है उसके एग्जिस्टिंग लीगली इंडिपेंडेंट होती है उसके मेंबर्स के साथ। तो ऑप्शन ए हो जाता है यहाँ पर गलत। Option B, the company's existence is unaffected as it is legal identity is separate from the life of its members. Absolutely correct. बिल्कुल सही है, उनके साथ कोई लेना देना नहीं है, उससे टोटली डिफरेंट है। जो फीचर होता है परपेचुअल सक्सेशन का, उसका मीनिंग यही होता है कि अगर डेथ या इंसॉल्वेंसी हो जाती है किसी शेयर होल्डर की, वो कंपनी के एग्जिस्टेंस के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं डालेगी। प्रिंसिपल बेसिकली ये सही रहेगा चाहे कितने भी जो शेयर होल्डर्स है वो अफेक्टेड रहे। कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है जो कि सेपरेट होती है अपने मेंबर से एंड उसकी एग्जिस्टेंस कंटिन्यूड रहेगी एंड कुछ भी उसके ऊपर नहीं होगा अनटिल और अनलेस उसको फॉर्मली वाउंड अप किया जाएगा कानून के तहत, राइट? लिक्विडेट किया जाएगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36।
अ पार्टनर इन अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म एक्वायर्स अ पीस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो एक पार्टनर है मैन्युफैक्चरिंग फर्म का, वो फर्म की बिहाफ पर एक्वायर कर लेता है एक इमूवेबल प्रॉपर्टी को। द अदर पार्टनर्स वर नॉट कंसल्टेड बट द एक्विजिशन वाज बेनिफिशियल। जो बाकी पार्टनर से उनको कंसल्ट नहीं किया गया, लेकिन जो एक्विजिशन थी वो बेनिफिशियल रही है। लेटर द सेम पार्टनर डिसाइड्स टू सेल द प्रॉपर्टी टू अ थर्ड पार्टी अगेन विदाउट कंसल्टिंग द अदर पार्टनर्स। व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ दीज टू ट्रांजैक्शंस? तो क्या वैलिडिटी है इन ट्रांजैक्शंस की? बोथ द एक्विजिशन एंड द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आर वैलिड एज दे वर डन फॉर द फर्म्स बेनिफिट। देखो, बोथ ट्रांजैक्शन जो थे वो एक्सप्रेसली लिस्टेड थे, राइट? वो एक्सप्रेसली लिस्टेड थे, वो आउटसाइड द टास्क थे, यानी कि इंप्लाइड अथॉरिटी के अंदर नहीं थे, तो ये तो हो गया गलत। तो वैलिड तो हम नहीं कह सकते। वी कैन नॉट से दिस टू बी वैलिड। ऑप्शन बी इट सेज द एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी इज इनवैलिड। जो प्रॉपर्टी की एक्विजिशन करी वो वैलिड है, बट जो ट्रांसफर करी किसी और पर्सन को वो इनवैलिड है, एज इट फॉल्स आउटसाइड द पार्टनर्स इंप्लाइड अथॉरिटी। देखो, कुछ एक रिस्ट्रिक्शंस है पार्टनर्स की इंप्लाइड अथॉरिटी के ऊपर। लाइक कोई भी चीज आपको पार्टनर को ऐसा चलाओ नहीं करनी। मैंने आपको एग्जांपल दी भी थी कि अगर कंपनी का काम, पार्टनरशिप फर्म का काम प्रॉपर्टी को एक्वायर करने का नहीं है, तो पार्टनरशिप फर्म में अगर एक पार्टनर प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेता है इमूवेबल प्रॉपर्टी को फर्म के बिहाफ के ऊपर, तो वो सही नहीं है। या ट्रांसफर कर देता है इमूवेबल प्रॉपर्टी को जो कि फर्म को बिलोंग करती है, वो भी सही नहीं है। वो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है किसके ऊपर? इंप्लाइड अथॉरिटी के ऊपर। अगर फर्म एक्सेप्ट कर लेती है एक्विजिशन को, तो वो बेसिकली फर्म, ये मान लिया जाता है कि फर्म ने रेटिफाई कर दिया है उस पर्टिकुलर एक्ट को। लेकिन सब्सिक्वेंटली अगर यूनिलेटरली फिर से उसने ट्रांसफर कर दिया, बिना जाने पहचाने, बिना पूछे पार्टनर से फिर से कर दिया, वो तो क्लियर वायलेशन होगी ना रिस्ट्रिक्शन की। एंड डेफिनेटली पार्टनर्स जो है वो उनको समझना चाहिए कि उनके पास अथॉरिटी है कि वो सू कर सकते हैं। एंड अगर वो रेटिफाई कर देते हैं, राइट, अगर वो रेटिफाई कर देते हैं कि ट्रांसफर सही है, तो फिर जेन्युइन है, फिर तो उसको सही मान लिया जाएगा। बट अदरवाइज इट कैन नॉट बी, इट इज नॉट वैलिड। अदरवाइज वो वैलिड नहीं रहेगी। तो बेसिक इंटरप्रिटेशन ये रहेगी कि पार्टनर के पास अगर इंप्लॉयड अथॉरिटी नहीं है, बट पॉइंट ओवर हियर इज कि अगर उस चीज को आप रेक्टिफाई कर देते हो बाद में, तो वो सही है। अगर नहीं करते तो डेफिनेटली वो इनवैलिड ही करार दिया जाएगा उस चीज को। तो मैं इस ऑप्शन को करता हूं मार्क कि ये सही है, कि एक्विजिशन जो है वो वैलिड है, क्योंकि उसको बाद में तो आपने कर दिया ना रेक्टिफाई, पार्टनर्स ने तो कुछ नहीं बोला, ठीक है, तो वो तो होगी कि बिल्कुल जेन्युइन होगी, वैलिड होगी, ठीक है, बाय द रूल ऑफ एस्टॉपेल वो वैलिड मान ली जाएगी। लेकिन बाद में जो ये ट्रांसफर करने का काम किया गया कि किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दिया, भाई वो थोड़ा वैलिड माना जाएगा, ठीक है। तो वो बेसिकली इंप्लॉयड अथॉरिटी के बाद मान जाएगा एंड उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। सो ऑप्शन सी सेज नीदर द एक्विजिशन नोर द ट्रांसफर इज वैलिड। तो ये तक तो दोनों ही गलत है। द वैलिडिटी ऑफ बोथ द ट्रांजैक्शन डिपेंड अपॉन वेदर दे आर रेटिफाइड बाय द अदर पार्टनर्स एट अ सब्सिक्वेंट मीटिंग। अगर सब्सिक्वेंट मीटिंग के ऊपर रेटिफाई की जाती है, तो ये ऑप्शन ज्यादा सही है। ये ऑप्शन जो है वो ज्यादा बेटर है, ज्यादा सटीक है। तो ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, नॉट ऑप्शन बी। ऑप्शन बी भी इतना करेक्ट नहीं था जितना ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है, राइट। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 37। इट सेज अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स इज बीइंग वाउंड अप। उसे वाउंड अप किया जा रहा है। अ शेयर होल्डर होल्ड्स 1000 shares with a face value of $10 each. He has already paid $7 per share to the company on calls made before the winding up the process began. What is the maximum liability of the shareholder to the company's liquidator? Maximum liability क्या रहेगी? Shareholder has no further liability as he has already paid the substantial portion of the share value। तो ऐसा तो नहीं है। देखो, पार्शियल पेमेंट की गई है, वो उसकी लाइबिलिटी को खत्म नहीं करती है। लाइबिलिटी बेसिकली फुल नॉमिनल वैल्यू के ऊपर रहती है। यानी कि अगर $10 है तो 1000 शेयर है, तो टोटल जो लाइबिलिटी उस पार्टनर के ऊपर थी, उस मेंबर के ऊपर थी, वो $10,000 की थी। अब इसमें से पे किए गए हैं $7,000, तो लाइबिलिटी जो अभी पेंडिंग है उसके ऊपर वो $3,000 की पेंडिंग लाइबिलिटी है अभी उसके ऊपर। तो ऑप्शन ए हो गया गलत, राइट। ऑप्शन बी, द शेयर होल्डर इज लायबल टू द फुल नॉमिनल वैल्यू। नो, 7,000 तो पे कर चुके हैं, तो उसके लिए थोड़ा लायबिलिटी है। द शेयर होल्डर इज लायबल टू द अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर्स व्हिच इज 3000 यूएसडी। एब्सोल्युटली करेक्ट, 3000 यूएसडी की जो लायबिलिटी है वो उस पर्सन के ऊपर एग्जिस्ट करेगी, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 38। Question number 38. The court is petitioned to resolve a firm on the grounds that the business cannot be carried on except at a loss. What is the nature of this ground for the dissolution? तो क्या nature है इस ground के ऊपर dissolution related and who can initiate this action that we need to answer. Option 8 says this is ground for compulsory dissolution. तो ये ground क्या compulsory dissolution के लिए? Compulsory dissolution होता है ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स। अगर पार्टनर्स की इंसॉल्वेंसी हो जाए, इलीगलिटी हो जाए बिजनेस की, ठीक है, तब
कंपल्सरी डिसोल्यूशन होता है या सभी पार्टनर्स डिसॉल्व हो जाए, ठीक है, मतलब एक को छोड़ करके, तो उस केस में कंपल्सरी डिसोल्यूशन होता है। अगर आप लॉस के ऊपर ऑपरेट कर रहे हो वो तो डिस्क्रिशन के ऊपर है ना, कोई ट्रिगर नहीं है कंपल्सरी डिसोल्यूशन से रिलेटेड, राइट? तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स बेसिकली इस एक्शन को खुद से इनिशिएट नहीं करेगा, वो पार्टनर्स को डिसाइड करना है आपस में। Option B, it says this is ground for dissolution by the court. This is a ground for dissolution by court and the suit must be filed by a partner of the firm. Suit कौन फाइल करेगा? जो पार्टनर है वो फाइल करेगा। यानी कि ये बेसिकली ग्राउंड जो है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट का ग्राउंड है एंड फर्दर इसके लिए बिजनेस कैरी आउट नहीं हो सकता एक्सेप्ट द लॉस के ऊपर, तो डेफिनेटली एक जो पार्टनर है वो अपना सूट फाइल कर सकता है एंड उसके बेस के ऊपर कोर्ट ऑर्डर पास कर सकती है। एब्सोल्युटली करेक्ट। And if we look at this is a contingency that triggers automatic dissolution, तो automatic dissolution तो है ही नहीं है, वो तो हमने ऑलरेडी पढ़ ही लिया है। This is ground for dissolution by agreement requiring the consent of all the partners. देखो अगर सभी पार्टनर्स अग्री करते हैं, ठीक है, डिसॉल्व ड्यू टू लॉसेस, तो इट विल बी डिसोल्यूशन बाय अग्रीमेंट, राइट? तो ये ऑप्शन बेसिकली डिस्क्राइब करे सिनेरियो को जहां पर कोर्ट का इंटरवेंशन है, राइट? जहां पर कोर्ट का इंटरवेंशन रिक्वायर किया गया, तो यहां पर अगर आप क्वेश्चन में देखोगे कि कोर्ट इज पिटीशन, कोर्ट में पिटीशन दिया गया, तो उसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन जो है डी, दैट इज नॉट करेक्ट। उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन करेक्ट नहीं है, अदरवाइज ये करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ये चीज हो सकती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, a company is being formed and the promoters are drafting the memorandum of association. They want to include objectives that are ancillary to the main business as well as some completely unrelated business ventures they might pursue in the future. How must the objective clause be structured to accommodate this? कंपनी को फॉर्म किया जा रहा है, प्रमोटर्स ड्राफ्ट कर रहे हैं एमओए को, वो बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड करना चाहते हैं जो एंसिलरी है टू द मेन बिजनेस, और साथ ही साथ कुछ एक अनरिलेटेड बिजनेस वेंचर्स को भी ऐड करना चाहते हैं जो फ्यूचर में परस्यू करेगी कंपनी। तो इन ऑब्जेक्टिव क्लोजेस को किस तरह से स्ट्रक्चर किया जाएगा वो हमने बताना है। ऑल पोटेंशियल ऑब्जेक्टिव्स वेदर मेन एंसिलरी और अनरिलेटेड मस्ट बी लिस्टेड, वो सभी को लिस्ट करना होता है। ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है क्लासिफिकेशन के बारे में, राइट? क्लासिफिकेशन के बारे में कॉन्ट्राडिक्ट करता है डेट आप ज्यादा इम्प्रॉपर ड्राफ्टिंग कर बैठोगे अगर आप बहुत सी चीजों को इकट्ठा वहां पर लिख देते हो, राइट? अगर आप दो डिस्टिंक्ट सब क्लोजेस लिखते हो तो उसमें आपकी कंट्राडिक्शन हो जाएगी, आपको पता लगेगा कि मेन ऑब्जेक्टिव कौन सा है, राइट? तो दैट्स नॉट बेसिकली ट्रू। तो ये चीज तो करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी, द क्लोज मस्ट बी डिवाइडेड इनटू टू सब क्लोजेस, मेन ऑब्जेक्टिव्स जिसमें आपके मेन ऑब्जेक्टिव्स एंड फर्दर एंसिलरी रहेंगे, शामिल रहेंगे, एंड अदर ऑब्जेक्टिव्स जिसमें अनरिलेटेड वेंचर्स जो होंगे वो शामिल रहेंगे। स्पेसिफिकली ये चीज मैंडेटरी रहती है ऑब्जेक्टिव क्लोज को लेकर के कि ऑब्जेक्टिव जो होंगे उनको क्लासिफाई किया जाएगा एंड फर्दर दो सब क्लोजेस ऐड की जाएंगी, मेन क्लोज एंड द अदर ऑब्जेक्टिव्स, राइट? अब बेसिकली क्या रहेगा, मेन ऑब्जेक्टिव क्लोज क्या बताएगी जिसमें मेन ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे एंड फर्दर इंसिडेंटल या फिर एंसिलरी ऑब्जेक्टिव जो रहेंगे वो इसमें शामिल रहेंगे, एंड जो सेकंड पार्ट रहेगा दैट वुड बी रिलेटेड टू व्हाट, दैट वुड बी रिलेटेड टू अदर ऑब्जेक्टिव्स क्लोज जिसमें जो अनरिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स है वो शामिल रहेंगे, ठीक है? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Now, question number 40th. It says an HUF, that is Hindu Undivided Family, through its Karta, wants to enter into a partnership with an individual. The HUF's business is profitable and would be a valuable addition to the partnership firm. Can the HUF as a collective entity become a partner in the partnership firm? Yes or no? सो आंसर इज एक्चुअली नो, कि एचएफ जो है वो पार्टनर नहीं बन सकती है पार्टनरशिप फर्म में, कंपनी बन सकती है। इफ अ कंपनी वांट्स टू बी पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म, दैट कैन बी अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म, अगर उसको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन उसके अलाउ करते हैं तो। लेकिन एक एचयूएफ जो होती है वो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन सकते, बिकॉज एचयूएफ जो होती है दैट्स नॉट अ लीगल एंटिटी, वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, तो वो पार्टनर नहीं बन सकती। तो आंसर इज बेसिकली नो, आइदर ऑप्शन D is correct or C is correct, right? So no, option C says that no, an HUF cannot be a partner, but the company can become a partner of its if its legal articles of association permitted. Absolutely correct. बिल्कुल सही है. Option D, no, because a partnership must be formed between persons and HUF is not considered a legal person for this purpose. ठीक है कि legal person नहीं है. देखो रीजनिंग जो है कि HUF जो है वो एक लीगल पर्सन नहीं है, वो सेम वे में बेसिकली जैसे इंडिविजुअल है, कंपनी है, वो बन सकते हैं, ठीक है? ऑप्शन सी जो है वो ज्यादा बेसिकली कंप्लीट हम कह सकते हैं, बिकॉज उसमें प्रोहिबिशन जो है वो बताई गई है, राइट?
प्रोहिबिशन ऑलरेडी बताई गई है एंड फर्दर कॉन्ट्रास्ट करती है विद एन एग्जांपल टुवर्ड इट, राइट? तो बोथ ऑप्शन सी एंड डी आर करेक्ट, लेकिन कौन से ऑप्शन ज्यादा करेक्ट है? तो डेफिनेटली यहां पर एचएफ के बारे में पूछा गया था, तो विल बी सेइंग कि ऑप्शन जो सी है आपके पास, डी है सॉरी आपके पास, वो ज्यादा करेक्ट मानी जाएगी। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, question number 41. It says, in which of the following scenarios a member's statutory right conferred by the Companies Act most clearly being violated? कौन से केस में वो वायलेट हो जाएगा जो एक मेंबर का स्टैट्यूटरी राइट है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड एट द फाइनल डिविडेंड अमाउंट विदाउट पुटिंग इट इनटू अ वोट एट द एजीएम. The company's articles of association state that the disputes between the members must be settled through arbitration, not through the courts. The company's memorandum of association completely prohibits the transfer of its shares to a non-member. The company, when increasing the capital, offers the new shares directly to the public without first offering them to the existing members over there. देखो तो कौन सा यहाँ पर राइट रहेगा जहां पर वायलेट हो रहे हैं, जो स्टैट्यूटरी राइट है वो वायलेट होता है? If we look at the option A, कि board of directors basically decide the final dividend amount being without putting it to a vote at the AGM. So member के पास proprietary right होता है कि वो dividend मिलेगा उसको, लेकिन जो process होता है वो बोर्ड रिकमेंड करता है कि डिविडेंड दिया जाएगा एंड मेंबर्स उसे अप्रूव करते हैं, ठीक है? मेंबर्स अप्रूव करते हैं, जो इनिशियल डिसीजन रहता है वो बेसिकली बोर्ड का इनिशियल डिसीजन रहता है, तो वो कोई वायलेशन नहीं है। तो ऑप्शन ए तो हो गया गलत। ऑप्शन बी, इट सेज द कंपनीज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन स्टेट्स दैट डिस्प्यूट बिटवीन मेंबर्स मस्ट बी सेटल्ड थ्रू आर्बिट्रेशन नॉट थ्रू द कोर्ट्स। देखो, मेंबर्स का अधिकार है कि वो बेसिकली कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, राइट? जो क्लोज है आर्बिट्रेशन से रिलेटेड, लेट्स से एओए में रिलेटेड है अगर, तो उसको डॉक्यूमेंट्री राइट या रूल माना जाता है फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट पर्पसेस, लेकिन वो वायलेशन नहीं है स्टैट्यूटरी राइट का। तो ऑप्शन बी इज आल्सो नॉट करेक्ट, राइट? ऑप्शन सी, द कंपनीज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंप्लीटली प्रोहिबिट्स द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स टू एनी नॉन मेंबर। तो क्या ये अलाउड नहीं है? बिल्कुल अलाउड है, ठीक है? मेंबर जो है स्टैट्यूटरी राइट रहता है कि ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन वो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बेसिकली किससे रिलेटेड रहेगा? रिलेटेड टू पब्लिक कंपनी। अगर प्राइवेट कंपनी है तो डेफिनेटली वहां पर रिस्ट्रिक्शंस है ना कि आप शेयर नहीं ट्रांसफर कर सकते, राइट? सो डेफिनेटली ऑप्शन सी जो है वो भी करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन डी बचा हमारे पास, विच इज गोइंग टू बी राइट आंसर। कंपनी व्हेन इंक्रीजिंग द कैपिटल ऑफर्स अ न्यू शेयर्स डायरेक्टली टू द पब्लिक विदाउट फर्स्ट ऑफरिंग देम टू द एग्जिस्टिंग मेंबर्स। देखो, स्टैट्यूटरी राइट की अगर हम बात करें तो जो कंपनी एक्ट के द्वारा दिए जाते हैं वो आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को मॉडिफाई करके, चेंज करके ऑल्टर नहीं कर सकते या उनको दूर नहीं कर सकते। एक ऐसा ही जो प्राइमरी स्टैट्यूटरी राइट है वो बेसिकली क्या है कि प्रायोरिटी टू हैव द न्यू शेयर्स ऑफर्ड, राइट? इन केस मान लो कंपनी अपनी कैपिटल को इंक्रीज करना चाहती है, ठीक है, तो बेसिकली जो राइट ऑफ प्रीएम्पशन है वो बेसिकली दिया जाएगा एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को, यानी कि शेयर्स आप डायरेक्टली ऑफर करने से पहले आप अपने एग्जिस्टिंग मेंबर्स को एक अधिकार दोगे कि वो शेयर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दे वांट टू राइट इशू के थ्रू, राइट? सो ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42. Two individuals form a partnership to run a retail store. The contract between them is purely oral. One partner contributes 70% of the capital and the other contributes 30%. In an absence of written agreement, what is the legal position regarding the interest on the capital they have subscribed? Interest on the capital that they have subscribed. What will be the answer? Interest at 6% per annum is payable on both the partners on their capital contribution. देखो 6% इंटरेस्ट रेट जो मेंशन है ना, वो बेसिकली एक्स्ट्रा अमाउंट के ऊपर है, इफ एक्स्ट्रा अमाउंट इज कंट्रीब्यूटेड, जो इनिशियल सब्सक्राइब कैपिटल है उसके ऊपर नहीं। अगर कोई एक्स्ट्रा अमाउंट कंट्रीब्यूट किया जाएगा जैसे एडवांस दिया गया उसके ऊपर एप्लीकेबल रहेगा, नॉट ऑन द अमाउंट व्हिच इज बेसिकली सब्सक्राइब्ड रहता है। सो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन बी इट सेज द पार्टनर हु कंट्रीब्यूटेड मोर कैपिटल इज एंटाइटल्ड टू अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा भी कुछ भी नहीं है। एंटाइटलमेंट ऑफ इंटरेस्ट रहती है कैपिटल के ऊपर, वो बेसिकली रेट अग्रीड अपॉन के ऊपर रहेगी एंड फर्दर वो कोई इनहेरेंट राइट नहीं है कि प्रोपोर्शनल रेट के ऊपर आपको ज्यादा रेट मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? ऑप्शन सी, interest on subscribed capital is payable only it paid out of the profits of the firm. Absolutely correct. जहां पर पार्टनर बेसिकली एंटाइटल्ड है कि उसको इंटरेस्ट मिलना है कैपिटल सब्सक्राइब के ऊपर, राइट? तो ऐसा जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉफिट आ रही है ना आपको उसके ऊपर पे किया जाएगा, राइट? एंड बेसिकली दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड।
एंड ये जो इंटरेस्ट पेमेंट होती है कंटिंजेंट होती है टू द प्रॉफिट्स, राइट? ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन डी कहता है नो इंटरेस्ट इज पेबल ऑन द कैपिटल सब्सक्राइब। दिस इज नॉट नेसेसरली ट्रू। ऑरल अग्रीमेंट हुआ है यहाँ पर, राइट? तो हो सकता है कि उन्होंने प्रोविजन ऐड करी हो कि इंटरेस्ट देंगे वो कैपिटल के ऊपर, लेकिन जो सबसे एक्यूरेट लीगल पोजीशन रहेगी कि जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो प्रॉफिट में से दिया जाएगा, वो कंडीशन पैरामाउंट है, राइट? सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ओवर हियर एंड नॉट द ऑप्शन डी। Last question for today video. It says a company's register of member is kept at its registered office. The company decides to close the register to determine the members entitled to receive the dividend. What is the maximum duration for which the register can be closed at a single time? And what is the overall limit for closure in an year according to the document? तो कंपनी का जो रजिस्टर है मेंबर्स का वो कितने टाइम के लिए मैक्सिमम क्लोज कर सकते हो एक साल में, राइट? एंड ओवरऑल टाइम क्या है वो हमने बताना है, सिंगल टाइम में कितना क्लोज कर सकते हो वो हमने बताना है। मैक्सिमम 45 डेज एट वन टाइम, और 30 डेज, और 15 डेज, और 7 डेज। सो व्हाट इज द राइट आंसर? देखो, तो पर्टिकुलरली अगर हम बात करें कि जो क्लोजर रहेगा मैक्सिमम, ठीक है, वो बेसिकली कितना रहेगा? मैक्सिमम जो क्लोजर रहेगा वो आपका 45 डेज का हो सकता है इन एन ईयर, राइट? एंड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट जो क्लोजर मैक्सिमम हो सकता है वो 30 दिन का हो सकता है, राइट? तो मैक्सिमम क्लोजर जो एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर है वो 30 दिन का, और मैक्सिमम जो एक साल में रहेगा वो 45 डेज का हो सकता है। अकॉर्डिंगली ऑप्शन बी जो है दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, राइट? सो दैट विल बी ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ। कंप्लीट CIB PDFs आर अवेलेबल एट अवर एप्लीकेशन। तो आपको सिंपली और सिंपली अभी के अभी जाना है, हमारी एप्लीकेशन को कर लेना है डाउनलोड एंड फॉर द स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग।